मम्मी से पूछो, बातें छुपाती थी, नहीं बताती थी बचपन से। जब बातें रखो मन में, कहते नहीं पेट में दर्द हो रहा है, तो मम्मी बचपन में क्या बोलती थी, जो है बता दे भाई, वरना हाँ, वो कई सारी बातें इकट्ठी होगी, कई सालों की इकट्ठी होगी। अच्छा चलो अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, जो आप लोग सब यहाँ इस उम्मीद में आए हो कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, या राहत मिलेगी, या कोई आराम मिलेगा, कोई तकलीफ में फायदा होगा, या डायलिसिस बंद हो जाएगा, या हो सकता ना हो, या कैंसर में आपको ऑपरेशन ना कराना पड़े, सर्जरी के बिना ही आपका काम चल जाए। तो इन सब चीजों के लिए सबसे पहले आपको बॉडी को समझना पड़ेगा। अगर हम सबसे पहले अपने शरीर को समझ जाएंगे, हमारा शरीर कैसे काम करता है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर शरीर को समझ जाओगे तो ठीक करना आ जाएगा। जैसे बचपन में हमें कोई खेल खेल रहा है और हमें नहीं आता, तो हमारे लिए वो सब काला अक्षर भैंस बराबर है ना, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको उस खेल के नियम पता लग जाएं, वो खेल कैसे खेलना है वो समझ आ जाए, या आपको जैसे शतरंज कई लोगों को नहीं आता, और जब तक नहीं आता तब तक वो देखते हैं कैसे खेल रहे हैं, फिर वो पूछता है ऊंट कितनी चाल चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, पूछते हैं ना जब शतरंज नहीं आता तो। लेकिन शतरंज आता हो तो फिर आपको कोई दिक्कत, वो अलग बात है, हार जाएंगे या जीत जाएंगे, लेकिन खेलना तो आ गया। फिर जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो खेलना अच्छे से आ जाएगा। तो ऐसे ही दुनिया में जब हमें कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई हमें दर्द आती है, किडनी की प्रॉब्लम आ गई, लीवर की आ गई, कैंसर आ गया, यूट्रस की प्रॉब्लम आ गई, पीरियड्स में प्रॉब्लम आ गई, सेक्स की प्रॉब्लम आ गई, बच्चा नहीं हो रहा है, कोई भी रोला आ गया, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, अगर हमें बॉडी पता होगी कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारे शरीर का मैकेनिज्म क्या है, हमारे शरीर का सिस्टम कैसे चलता है, खाना जाता है तो हजम कैसे होता है, या बॉडी कैसे अपने आप को बीमार करती है और कैसे अपने आप को ठीक करती है, अगर ये पता लग जाएगा तो आसान हो जाएगा। हाँ जी, जानबूझ के हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। अगर सिखा देंगे फिर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। लेकिन आपको नहीं पता, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे ना, तो उससे पहले गुरुकुल में सब कुछ पढ़ाया जाता था, सब कुछ पढ़ाया जाता था। हमारे जो पूर्वज थे वो सब कुछ पढ़ते थे, लेकिन धीरे 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 पहले आपके घर में बहुत सारे इलाज आप घर पे ही कर लेते थे, गली मोहल्ले के वैद्य के पास झाड़ा करा के। जैसे बुखार होता था, 90% लोग पहले झाड़ा कराने जाते थे मंदिर में, या जो झाड़ा करने वाले के पास, और 80% ठीक भी हो जाते थे, झाड़े से ही ठीक हो जाते थे। तो ऐसा भी काम चलता था, लेकिन सारा खेल था विश्वास का। जैसे जैसे हमें लगा ये तो सब बेकार है, ये तो सब ढकोसले हैं, हम डॉक्टर के जाना शुरू, हमें जब हर चीज पे गोली खाने की आदत पड़ गई तब बेड़ा गर्क हो गया। सिर दर्द की गोली, बुखार की गोली, जोड़ों के दर्द की गोली, शुगर की गोली, बीपी की गोली, हर चीज में गोली गोली। आप में से होगा कोई ना कोई जो 20-25 गोलियां रोज की खाता होगा, हाई है आप में से जो 20-25 खाता हो। एक तो वो खाते हैं, वो खाती हैं, वो खाते हैं, हाँ नहीं 10-5 तो सभी खा रहे हैं, 5-6 तो कॉमन है, 5 मैं तो 20-25 की बात कर रहा हूँ। 5-6 तो पता ही है, जब आपको पता ही है जब किडनी की प्रॉब्लम हुई तो एक आदि आपके कोई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की गोली है, कोई ब्लड प्रेशर की गोली है, कोई शुगर की है, कोई दर्दों की है, एक यूरिन बढ़ाने की, तो 5 तो ऐसी बन गई, मतलब बच्चा ही ने पैदा करवा के, तो है ना। एक मेरे पास लेडी आई कि हमारे ना घर में मेरे को भी शुगर है, मेरी मम्मी को भी शुगर है, और मेरे पापा को भी शुगर है, और मुझे भी होगी, और तो मैंने कहा फिर अब बच्चे मत पैदा करना, उनको भी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही दिमाग में डाला जाता ना कि जेनेटिकली है, हमें होगी तो बच्चों को भी होगी। ये सब फालतू की बातें हैं, लाइफस्टाइल वैसा है इसलिए हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज तो फिर दुनिया में कोई पैदा ही ना करो किसी को। आप ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप बॉडी को समझोगे तो आपको इलाज आ जाएगा। तो बॉडी को ऐसे समझते हैं, भगवत गीता में जो लिखा है, या गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वेदों में लिखा है, सच लिखा है झूठ लिखा है? हाँ जी, सच लिखा है। हाँ जी, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या बताया? हमें अपना बच्चा बताया है। तो संतान किसके जैसी होती है? हाँ जी, माँ बाप जैसी। तो हम कैसे होंगे? भगवान जैसे। यानी कि भगवान ने हमें अपनी संतान बताया
तो यानी कि अपन भी छोटे मोटे भगवान है ना, छोटू भगवान, नया नाम रख लेते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में भगवान ने बोला कि जब मैंने दुनिया बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, जब मैंने जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नवचर बनाए, तो मैंने सर्वश्रेष्ठ जीव की रचना करी, मनुष्य, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बताया ऋग्वेद में हमें। सामवेद में बताया कि भगवान कह रहे हैं कि जब दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई, मतलब मैंने मेरी कॉपी तैयार की, मैंने मतलब एक पावरफुल चीज तैयार की, जैसे मैं पावर हूं तो मैंने एक पावर तैयार की, भगवान ने मनुष्य बनाए। सेम गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान की जोत बताया गुरु नानक देव जी ने हमें, उनका स्वरूप बताया, उनका अंश बताया। और जो लोग, अगर कोई क्रिश्चियन बैठा है तो बाइबल में भी ऐसा लिखा है, अगर कोई मुस्लिम बैठा है तो उनकी कुरान में भी हमें भगवान का अंश बताया उन्होंने। वो शब्दावली अलग है, मतलब कहने का तरीका अलग है, बात वही है। यानी कि सबने हमें अपने आप को भगवान ही बताया। तो अब फिनिश कौन है, फिर अपन कौन हुए? हाँ, छोटे कह लो, बड़े कह लो, तो हम लोग भी भगवान हुए या भगवान जैसे हुए? अगर भगवान ऋग्वेद में कह रहे हैं कि पहाड़, नदियां, समुद्र, जीव, जलचर मतलब पानी में चलने वाले, उभयचर मतलब धरती पे चलने वाले, नवचर मतलब उड़ने वाले जीव बनाए, तो मैंने बेस्ट क्रिएशन करी। बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ हमें बताया। तो अगर हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं, भगवान की संतान है, तो फिर हम पावरफुल भी होने चाहिए। तो फिर हम परेशान क्यों घूम रहे हैं, हम बीमार क्यों हैं, बताओ? हमारे घरों में कलेश क्यों है? फिर फिर हमारे घरों में झगड़े भी हैं, कलेश भी हैं, भाई भाई से झगड़ रहा है, बीवी से झगड़ रहा है, कोई बहनें लड़ रही हैं। 10 साल हो गए, मैं उनकी शक्ल भी देखती अपनी बहन की, मैं घर ही नहीं आती उनके साथ घर में अटेंड नहीं किया। 10 साल हो गए, उसको याद भी ना हो चाहे, होता है कि नहीं ऐसा? तो कई साल तक हम अपने मन में ग्रजेस रख के, उनके मन की खुंदक रख के जी रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले उसने ऐसा किया था, 15 साल पहले उसने ऐसा किया था, 6 साल पहले तूने मेरे ढंग से बात नहीं की थी। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 8725887258। अच्छा, कभी भी याद करो मियाँ बीवी का, या कि आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी झगड़ा होता है, हम अभी की बात करते करते पीछे चले जाते हैं। याद करो एक मिनट, तूने उस टाइम भी ऐसे किया था मेरे साथ, तू, तेरी आदत है ये, होता है कि नहीं होता? जब अपन भगवान है तो ऐसा क्यों करते हैं? जब हम भगवान है तो ऐसा क्यों करते हैं? तो जब अगर हम भगवान हैं और ऐसा करते हैं, और उसके बाद हम दोबारा आप लोग ना ये रिकॉर्डिंग मत करो, ये ना रिकॉर्डिंग चल रही है, एक डॉक्टर बैठे, डॉक्टर मंजीत, इसको ना आज यूट्यूब पर डाल के इनको लिंक व्हाट्सएप कर देना। आप ना रिकॉर्डिंग मत करो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, क्योंकि आपका ध्यान सुनने में होना चाहिए, वरना आपका ध्यान फोन में होएगा। तो ये जो अभी कर रहे हैं ना रिकॉर्डिंग, ये यूट्यूब पर डाल के आपको लिंक दे देंगे। डॉक्टर साहब ये लिंक सबको दे देना, नंबर लेके इन सबको व्हाट्सएप ग्रुप बना के डाल देना, ठीक है? वो तो आपका दिमाग सिर्फ बात सुनने में होना चाहिए, क्योंकि आपको ठीक होना है, प्लस औरों को भी ठीक करना है या उनकी मदद करनी है। तो अगर हम बात करें कि भगवान हमें अपनी संतान बता रहे हैं, अपने जैसा बता रहे हैं, तो फिर हमें कुछ शक्तियां भी होंगी। और मैंने पूछा कि अगर आप भगवान है तो फिर झगड़े क्यों है और बीमार क्यों है? वजह क्या है? हम भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। भगवत गीता में, मैंने सबसे पहला नाम भगवत गीता लिया, भगवत गीता में पूरा अध्याय है, उसमें श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, की युक्ति के हिसाब से, युक्ति मतलब दिमाग के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जब मौसम बदल रहा उसके हिसाब से अपना खाना पीना चेंज करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य, युक्ति के हिसाब से, विहार मतलब सोने का उठने का टाइम होना चाहिए। भगवत गीता तक में ये सारे श्लोक हैं, लेकिन हमने पढ़ी हो तो, और पढ़ी भी हो तो ध्यान नहीं दिया। हमें तो ये पता है अर्जुन की स्टोरी है, बस गीता में यही लिखा हुआ है। रामचरितमानस, उसमें लिखा हुआ है
यही विधि उभार में ठयू, पूरा एक श्लोक है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, सारे श्लोक आपको पढ़ लेना रामचरितमानस में, कि असली वैद्य वो है। वैद्य की परिभाषा दी है उसमें कि वैद्य कैसा होना चाहिए। असली वैद्य वो है जो तुम्हारे हित की बात करे, चाहे वो बात तुम्हें अहितकर लगे। मतलब असली वैद्य वो है जो तुम्हें कड़वी बात बोले लेकिन तुम्हारे मतलब की हो, भले ही तुम उसको मान लो, असली वैद्य वो है। रामचरितमानस में एक और श्लोक है कि असली विद्या, असली डॉक्टरी क्या, असली वैद्य के क्या है, जो तुम्हें ऐसा कुछ बताए, ऐसी कोई दवाई दे, ऐसी कोई जड़ी बूटी बताए जो साथ में तुम्हें उसको शिक्षा भी देनी है। खाली दवाई नहीं पकड़ानी, मतलब खाली जड़ी बूटियां नहीं पकड़ानी, अगली बार के लिए दिक्कत ना आए उसकी नॉलेज और ट्रेनिंग भी वैद्य को ही देनी है। ये मैंने नहीं लिखा, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो रामचरितमानस, भगवत गीता, वेदों में ऐसे कई उदाहरण हैं। तो अगर हम भगवान हैं तो मेरे बोलने से हो जाएंगे क्या? थोड़ा सा सब साबित भी कर ले, है भी कि नहीं। हाँ जी, थोड़े से प्रूफ नहीं, अभी पता लग जाएगा कि हम में कोई शक्ति वक्ति है कि नहीं। अभी उड़ के दिखाएंगे। अच्छा, मतलब उड़ के दिखाएंगे तभी भगवान है क्या? हाँ, अच्छा, क्या क्या होना चाहिए भगवान वाली शक्तियां, क्या होनी चाहिए भगवान कहलाएंगे हम? चलो, आपको प्रवचन में आना चाहिए। हाँ, नहीं, वो बातें अच्छी कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने सब चीजें सुनी है। उन्होंने भगवत गीता या गुरु ग्रंथ साहब, कहीं ना कहीं जब भी आप बैठते हो तो ज्ञान की बात तो होती है। कई लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कई लोगों के ऊपर से डब जाती है। उसमें पूरे श्लोक है कि नहीं, खाने पीने को लेके, मौसम के हिसाब से क्या खाना है, व्रतों के बारे में भी पूरा वर्णन है उसमें। लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं कभी, पढ़ा भी तो ध्यान नहीं दिया। अब हमारे बॉडी में कितना खून होता है? हमारे शरीर में कितना खून है? हाँ, लगभग 5 लीटर। अगर आप लंबाई चौड़े हो, हट्टे कट्टे हो, 6 फुट के हो, 6.25 फुट के हो, खली जैसे हो, तो 6.5 पौने 7 लीटर, मतलब 6.25 6.5 तक होता है। और अगर आप क्यूट हाइट हो, स्वीट से हो, रानी मुखर्जी जितनी हाइट है, तो फिर लगभग 4.5 लीटर, लगभग एवरेज मान लें कितना, 5 लीटर लगभग खून होता है। अब हमारा दिल लगा हुआ है यहाँ पे, हमारा दिल एक बार ऐसे करता है तो 1 मिनट में कितनी बार करता है? ऐसे धड़कता है ना, तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कुछ आइडिया? 72 टाइम्स। बचपन से पढ़ रखा है आपने, 72 बार धड़कता है। जब एक बार धड़कता है, धड़कता ही क्यों है? धड़कता क्यों है? ब्लड को पंप करता है, ठीक है। जब ऐसे पंप करता है तो एक बार करने में कितना ब्लड पंप कर देता है? जैसे करा, फिर करा, फिर करा, कितना पंप हो रहा है बार बार? हाँ जी, कोई बताओ। हाँ, 70 ml, यानी कि 70 मिलीलीटर करता है एक बार में लगभग। तो 1 मिनट में कितना हो गया? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 70 गुणा 72 करो, कितना हो गया? लगभग 5 लीटर पूरा हो गया लगभग। तो 1 मिनट में सारा ब्लड घूम जाता है हार्ट का, ठीक है। हम साबित कर रहे हैं कि सच में हमें कोई शक्ति वक्ति है कि नहीं, ठीक है। अगर हम अपने बॉडी के सारे शरीर की नसें निकाल लें, सारी आर्टरीज निकाल लें जो खून लेके जाती हैं, जो गंदा खून लेके आती है, सारी वेन्स निकाल लें, कैपिलरीज निकाल लें, नसें निकाल लें, सारी निकाल के एक दूसरा तीसरा सिरा जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, इनको आपस में जोड़ते जाएं, लंबी करते जाएं, तो लगभग कितनी लंबी हो जाती है? कुछ आइडिया है? लगभग 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 1 लाख किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी के एक चक्कर से ज्यादा। तो 1 लाख किलोमीटर की नसें नाड़ियां हैं और 1 मिनट में पूरी बॉडी में ब्लड घूम जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल यहां से चला वो 1 मिनट में वापस यहीं पहुंच गया। जो सेल यहां से चला वो 1 मिनट में वापस यहां पहुंच गया। क्लियर? ये तो साइंस की बात ही कर रहा हूं मैं, मेरे घर से थोड़ी बता रहा हूं मैं। तो इसका मतलब वो जो सेल है वो कितनी लंबी यात्रा करके आया? तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद भी कभी कोई ऐसी
मशीन बन पाएगी? मतलब ही नहीं। जो 1 लाख किलोमीटर जाके वापस भी आ जाए 1 मिनट में, ऐसी कोई जहाज बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। अभी अपने को थोड़ा थोड़ा लगने लग गया अपनी शुरुआत है, यानी कि हमें कोई शक्ति है, इसका मतलब ऐसी धड़कन, दिल धड़क रहा है और जो सेल यहाँ से चल रहा है वो 1 मिनट में वापस यहाँ पहुंच रहा है और 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करके आ रहा है, तो हमें कुछ शक्ति तो है, इसका मतलब। हाँ, हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? हाँ, बचपन में पढ़ा है, क्या है? सेल, यानी कि कोशिका। जब कुछ एक जैसी कोशिकाएं मिलती हैं किसी एक काम को करने के लिए तो क्या बनता है? ऊतक, यानी कि टिश्यू। बचपन में पढ़ रखा है आपने। और जब कुछ एक जैसे टिश्यू कुछ एक काम करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? अंग, ऑर्गन। और जब कुछ ऑर्गन को एक काम करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो क्या बन जाता है? सिस्टम। और कई सारे सिस्टम बन के मिलके आगे बन जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर बन जाता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। बॉडी में कितने सेल हैं? हाँ जी, बॉडी में कितने सेल हैं? 60 ट्रिलियन से 80 ट्रिलियन। अरबों खरबों खरबों में सेल्स हैं, ट्रिलियंस में सेल है, मिलियंस में भी नहीं, ट्रिलियन। मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है, उतने से भी ज्यादा सेल्स हैं। अभी तक कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता पाया। अगर हम वैसे बात करें, मोटी मोटी साइंस जो बोलती है कि अगर हमारी बॉडी में 1 करोड़ करोड़ सेल्स हैं, कितने? 1 करोड़ करोड़ सेल्स हैं, तो हमारी बॉडी में 10 करोड़ करोड़ बैक्टीरिया हैं। कितने? यानी कि जितने सेल्स हैं उसके कितने गुना? कितने बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हैं। और उसके भी 10 गुना कितने हमारी बॉडी में क्या है? वायरस। 100 करोड़ करोड़। हमारे अपने सेल तो सारा मुश्किल से 2-3% है, बाकी सारी बॉडी क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये प्रोटोजोआ, इनसे मिलके बनी है पूरी बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। और हमारे अपने सेल कितने हैं उसमें? 2-3%। बाकी सब क्या है? तो हम क्या हुए? बैक्टीरिया और वायरस की कॉलोनी है एक तरह से। हमारी बॉडी में सब कुछ कौन करते हैं? बैक्टीरिया ही करते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम? आप ज्यादा ऊपर से जाने लगे हैं, वापस आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, सबसे शरीर में सबसे छोटे सेल का नाम बताओ। शरीर में जो सेल्स हैं, बॉडी में नहीं होता वो। बेटा एक चम्मच मंगाना, एक चम्मच लाना। हाँ जी, अब साइंस की क्लास नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ पे। मैं आपको सिर्फ इतना इतना समझाऊंगा जितना आपको आपकी बीमारी ठीक करने में काम आएगा। चाहे वो बीमारी कोई सी हो, कैंसर हो, चाहे किडनी हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे माइग्रेन हो, आपको ठीक करना आ जाए। आपको चश्मा उतारना या चश्मे का नंबर कम करना आ जाए, आप जब तक जियो तब तक किसी डॉक्टर के हत्थे ना चढ़ जाओ, बस इतना ही सिखाऊंगा आपको, ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, वो सब अपने आप आ जाएगा। जब आप बॉडी को समझ जाओगे तो आपको इलाज भी समझ आ जाएगा। अगर हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? अरबों खरबों सेल्स हैं, है ना? असंख्य सेल है, मतलब जो वेदों में लिखा है तो असंख्य लिखा हुआ है। तो इतने सेल्स हैं, तो सबसे छोटे सेल का नाम क्या है? नहीं मालूम? चलो सबसे बड़े सेल का नाम बता दो। सबसे छोटा सेल, सबसे छोटी कोशिका हमारी बॉडी में, तो सबसे छोटा सेल होता है हमारा स्पर्म सेल, शुक्राणु सेल, जो हमारे पुरुषों के शरीर में रहता है। क्या बोलते हैं उसको? शुक्राणु। और महिला, जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है महिलाओं के बॉडी में अंडाणु। तो सबसे बड़ा सेल क्या है और सबसे छोटा सेल क्या है? घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान हैं या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 8725887258। अगर मैं बात करूं सेल, तो मैंने बताया था एक सेल के पीछे कितने बैक्टीरिया हैं? 10 एवरेज। और एक सेल के पीछे कितने वायरस हैं? 100। यानी कि जितना छोटा सेल, वायरस उससे भी 100 गुना छोटा है मान लो।
तो पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार पड़े कोरोना से, कोरोना ही बोलूंगा ना क्योंकि अभी 2 साल 4 साल ज्यादा भूले नहीं अभी आप उसको, तो पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार पड़े अगर उन सबका वायरस इकट्ठा कर लें तो इस एक चम्मच में आ जाएगा। अगर पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार पड़े, मैं सारी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, जितने बीमार पड़े अगर उनका वायरस इकट्ठा कर ले, कोरोना वाला सबको इकट्ठा कर ले तो कितने में आ जाएगा? इस चम्मच में। तो इसको हराओगे तुम लोग मास्क लगा के, हवाई जहाज रोक के, एयरपोर्ट पे चेक करके, हैं दूसरे कमरे में भेज के 14 दिन के लिए, सब फालतू बनाने की, बेवकूफ बनाने के बिजनेस था जो आप लोग झेल चुके हो सारा। ये किसी के रुकने से नहीं रुकता, ये हवा में होता है। जब ये फैलता है तो हवा में आ जाता है। जब एयरबोर्न हो गया, और क्या है, बीमारी पड़ रहे थे ना, सिंपल फ्लू ही तो था, वो सर्दी जुकाम ही तो था, पहले बचपन से हुआ नहीं था क्या आपको? लेकिन इस बार उसकी मार्केटिंग हुई, इस बार उसका बिजनेस बनाया गया। बचपन से आप कितनी बार सर्दी जुकाम से भूले हो, लेकिन इस बार उसका नाम था, इस बार उसका नाम दिया गया, उसको बकायदा उसका नामकरण किया गया। जैसे आप छठी रात को करते थे अपने बच्चों का, और एक प्रोग्राम करते थे, इस वाले प्रोग्राम में 800 करोड़ लोग शामिल थे। चाइना अमेरिका सब एक जैसे हैं। कौन नहीं मरेगा? कोई बहुत आदमी मर गया, वो कोरोना से नहीं मरा, वो डर से प्लस दवाइयां जो खाई आपने, जो हॉस्पिटल में गए ना आप, और आपने जो 4 दवाई 6 दवाई का कॉकटेल लिया, ये भी एक ये एक ये एक ये एक ये, जैसे आप शादी में जाते हो शॉपिंग नहीं करते, एक ये दे दे एक ये दे दे, तो आपने क्या किया, एक HCQ, एक एजिथ्रोमाइसिन, एक आइवरमेक्टिन, एक साथ में कोई डोलो 650, ऐसे आपने 4-5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन लिया, उसको कॉकटेल बोलते हैं। कॉकटेल मालूम है ना, कि पहले ये वाली दारू पी ली, फिर ये वाला ब्रांड मिला नहीं, दूसरा ब्रांड पी लिया, फिर बंदा बाद में उल्टियां करता फिरता है कई बार। कॉकटेल कई बार इसीलिए तो कहते हैं ना, जेरा ब्रांड पी रहे हो भाई, पहला ए पी ली, फिर देसी मिल की ओ पी ली, फिर घरे आके बेला नहीं खानू मिलेंगे, तो कॉकटेल बोलते हैं इसको। अगर आपको कॉकटेल के बारे में पढ़ना हो ना, तो गूगल पे 25 मई 2020 की रिसर्च पढ़ी है, लैंसेट का जर्नल पढ़ा है, गूगल पे डाउनलोड कर लो। 25 मई 2020 का लैंसेट का जर्नल है, 25 या 24 मई में, दोनों में मिल जाएगा, या तो 24 मई को मिलेगा या 25 मई की डेट मिलेगी। उसमें क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में 38 साल से रिसर्च चल रही है कॉकटेल की दवाइयों की, और आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई। जब भी कॉकटेल में किसी को 6 दवाइयां एक साथ दी जाती हैं, कितनी? तो 6 में से 1 मर जाता है। यानी कि जो हॉस्पिटल में गए ना, तो अगर 6 गए तो 1 नहीं आया, क्योंकि 6 में से 1 की एवरेज है जब ये सारी दवाइयां इकट्ठी जाती है। और किसी की किस्मत अच्छी थी, उसको 4 ही दवाइयां मिली, नहीं सॉरी 6 अगर दवाइयां दी जाएंगी एक साथ तो 4 में से 1 मरेगा, और किसी को 4 दवाइयां दी गई एक साथ तो 6 में से 1 मरेगा। यानी कि थोड़ी सी मरने की दर कम हो जाएगी अगर दवाई 6 की जगह। एक डॉक्टर का इंटरव्यू है मेरे पास, अभी मेरे फोन में होगा, उसमें ना एक डॉक्टर का, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन किया गया, कैमरे छुपा के ना उसका स्टिंग किया कि डॉक्टर साहब आपने 6 दवाइयां क्यों लिखी हैं ऐसे ही किसी बीमारी पे? कहता कोई एक तो काम करेगी। ऐसे किसके लिखते हैं? ये बहुत बड़े डॉक्टर का इंटरव्यू है वो। तो फिर उसको बाद में उस जो पत्रकार है उस पे बेचारे पे केस हो गया था बाद में कि तूने कैमरा छुपाया क्यों हुआ था। वो डॉक्टर इंटरव्यू छपा हुआ है पूरा अखबार में, वो पत्रकार ने कैमरा छुपा के रिकॉर्डिंग कर दी थी डॉक्टरों की, कई बड़े बड़े, तो उसने छापा था, नवभारत टाइम्स में छपा था। बाद में उसी के ऊपर केस हो गया ना कि कैमरा अलाउड ही नहीं था वहां पे, तूने कर कैसे दिया। चलो ये तो यार चलता रहेगा। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो हमारी बॉडी में सबसे छोटा सेल होता है शुक्राणु, सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। एक बार में लाखों करोड़ों की मात्रा में शुक्राणु आते हैं, और एक बार में लाखों की मात्रा में ही अंडाणु आते हैं, लेकिन कोई उनमें से एक सक्सेसफुल होता है, और मिलने से हम सब पैदा हुए ना। अच्छा मुझे बताओ, हमारी एक महिला की पेट में वो शुक्राणु अंडाणु मिल गए, अब मिल गए, उसके बाद पीरियड्स आने बंद हो गए, ऐसे ही होता है। 9 महीने फिर पीरियड्स नहीं आते, जब तक बच्चा दूध पीता तब भी नहीं आते। जो
कचरा पहले बॉडी में अंडे बनने में इस्तेमाल हो रहा था, जो एनर्जी जो कचरे के रूप में फिर वेस्ट होके बाहर आ रही थी, यूज नहीं हो रही थी, वही एनर्जी अब बच्चा बना रही है। और 9 महीने में वो बच्चे की आंख, नाक, कान, मुंह, पैर, हाथ, लिंग सब बन जाता है और बच्चा गोद में आ जाता है। अभी भी लगा कि नहीं लगा ये महिला ही है भगवान हमारे घर में? हाँ, हमारी बीवी कौन है फिर? अगली ने अपने जैसा बच्चा पैदा कर दिया, तो कोई शक्ति वक्ति है उसकी बॉडी में कि नहीं? बोलते ही हो, बस मानते कहाँ हो? मैंने पहले शुरुआत ही यहाँ से की थी कि बोलते हैं बस मानते नहीं है। जो भी यहाँ पति शादीशुदा बैठी है ना, ये रिकॉर्डिंग कर लो मेरी लाइन, घर में पति को दिखा देना कि उसको फिर वो रूप दिखेगा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा, एक हाथ में तलवार, उसमें आप ही में दुर्गा नजर आएगी उसको। वैसे तो सब में ही नजर आती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पेट में एक बीज आया पुरुष से और एक बीज आया महिला से, दोनों मिले। कैसे इतनी बड़ी शक्ति हमारी बॉडी में कोई बैठी है कि उसकी आंख भी बन गई, कान भी बन गए, नाक भी बन गया, मुंह भी बन गया, सांस भी ले रहा है फिर वो। हाँ, तो सोचो फिर अपुनिच भगवान है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा लगने लग गया। आप घर जाके मत ट्राई करना अपुनिच भगवान है, वो कहेगी हाँ दसना तेनू मैं, जिन्हें दिन दसिया उन्होंने भी दस दिया। मेरा जस्ट आपको एक उदाहरण देने का मतलब है कि हमारी बॉडी में शक्तियां जैसे किडनी का एक ना रिसर्च पेपर पढ़ा होगा, इसमें देखना एक बार, किडनी के 2-3 रिसर्च पेपर पढ़े होंगे ना, किडनी कैपेबल है, और वो देखना एक बार पढ़े, क्योंकि आपको तो आज तक यही बताया गया किडनी एक बार खराब हो गई तो दोबारा ठीक, ऐसा नहीं है। दुनिया में सैकड़ों रिसर्चेस हो चुकी हैं। हमारी बॉडी में सारी पावर्स हैं अपने आप को हील करने की, रिपेयर करने की, रिजनरेट करने की और अपने आप को ठीक करने की। अच्छा एक बात बताओ, जंगल में जितने जानवर रहते हैं वो कभी हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहीं बच्चे पैदा करते हैं, उनके तो ऑपरेशन से भी नहीं होते। कभी वो टीका लगवाने गए हो, वैक्सीनेशन के लिए गए हो, कभी गया हो शेर। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है शेर ने गाय को पकड़ा हो, पहले तेरा दूध पीऊंगा, कैल्शियम चाहिए उसको भी कहो। हाँ बताओ। तो ये सारा जानवर जो रह रहे हैं, पूरे जंगल चल रहे हैं, दुनिया चल रही है, कोई तो चला रहा है ना इसको, लेकिन सारे पंगे हमें ही क्यों है? क्योंकि हमने अपना सिस्टम बदल दिया, हमने खाने पीने की आदतें बदल दी, हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, हम लोगों ने दिन भर में अपना सिस्टम बिगाड़ लिया, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, जिसकी वजह से हमें तकलीफ आई और हम हर बात पे दवाइयां खाने लग गए। बेटा ये नहीं, एक वो है ना किडनी का, किडनी आर कैपेबल ऑफ, वो इजराइल यूएस वाला पढ़ा हुआ है, स्टैनफोर्ड का पढ़ा हुआ है, इनको आइडिया लग जाएगा। हाँ ये वाला। अब आपको तो यही बोला गया ना, किडनी खराब तो जिंदगी खराब, किडनी फेल जिंदगी फेल। अब ये रिसर्च पेपर आपके सामने है, एडल्ट ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो, रीमॉडल देमसेल्व्स, स्टडी फाइंड्स। और ये 2014 का रिसर्च पेपर है, डेट भी लिखी है 19 जून 2014। अब ये खुद नीचे कर दो बेटा। हाँ आप खुद पढ़ लो ना, स्टैनफोर्ड का है, दिखा दे भाई इनको कहाँ का है, स्टैनफोर्ड का है। स्टैनफोर्ड सुना होगा आपने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलो ये लिखा ना, स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी, ठीक है। एक और पढ़ा हुआ इसी के साथ देखना। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बॉडी में लीवर के ऊपर है, कैंसर को हराने के ऊपर है, हर चीज पॉसिबल है। आप लोगों को बताया नहीं जाता, आप लोगों को लगता है बस डॉक्टर ही करेगा, दवाई ही करेगी, या डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, कीमोथेरेपी कराओ, सर्जरी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ, लीवर ट्रांसप्लांट कराओ, पेट का पानी निकलवाओ, जोड़ चेंज कराओ, गुड्डा चेंज कराओ, कमर चेंज कराओ, कुल्ले की हड्डी चेंज कराओ, हैं डॉक्टर चेंज करो, सबसे बढ़िया तरीका है। ये देखो, ये एक और रिसर्च पेपर है, इजरायली यूएस रिसर्चर्स प्रूव दैट किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। ये देखो ना लिखा हुआ ना, अमेरिकन और इजराइल रिसर्चर ने पूरा ये रिसर्च किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे हैं, और गूगल चेक करोगे तो भरा पड़ा हुआ है। अभी तो मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, जस्ट इसलिए विश्वास दिलाने के लिए कि हमारी बॉडी में शक्तियां, लेकिन उन शक्तियों को जगाना पड़ता है, उन शक्तियों को काम पे लगाना पड़ता है। अगर आप किसी शक्ति को काम पे नहीं लगाओगे, वो कई बार आपके खिलाफ ही काम करती है। कई बार आप घर में नौकर रख लो, उसको काम मत दो, उसका बैठे बैठे वेले का दिमाग खराब हो जाता है, होता है कि नहीं होता? और कई बार ज्यादा काम करो तो वो अपने मालिक को गोली मार देता है। कई बार आपने सुना होगा, पीछे गुड़गांव में
एक जज की वाइफ और बेटा मार्केट गए थे अपने पुलिस वाले को साथ लेके, अपने पीएसओ को लेके। पीएसओ ने अपनी मालकिन को और उसके बेटे को गोली मार दी थी, पता होगा आपको, गुड़गांव में हुआ था थोड़े दिन पहले, 1.5 साल हो गया। तो वो क्यों, वो छुट्टी मांग रहा था, उस जज ने छुट्टी नहीं दी, भेज दिया बीवी के साथ बाजार लेने, उसे दोनों को ही भून दिया। तो वो ज्यादा काम लिया तो भी भून दिया उसने, कम काम लेगा तो कहते नहीं कई बार एक काम लो अंदर को, दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसी आपकी बॉडी है, कम काम लोगे तो भी हो सकता है गड़बड़ कर दे, ज्यादा काम लोगे तो भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, बैलेंस बना के रखना चाहता है। बस हटा दे बेटा इसको। एक ना एक काम कर, एक मैंने वीडियो दी थी इंग्लिश में, वो कैंसर के पेशेंट की ना, अमेरिका वाले पेशेंट की, मैंने जो अभी तक भेजी थी ना, उसमें एक वीडियो दिखा था। तो अभी मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, तो हार्ट का दिया कि हार्ट की पंपिंग से आपको लगने लग गया आपको निश भगवान है, ठीक है। एक इसको पहले ना लाइट बंद कर दे, फिर प्ले करना है इसको। ये वीडियो देखो एक बार आप। Choosing to do radiation was the biggest mistake of my life. 30 straight days, they blasted my body with radioactive energy. My body was never the same again. Developed SVC syndrome, where the radiation burned the superior vena cava. I was terrified. But after all that, after all of that pain and all of that suffering, the cancer came back. Stage 4, terminal. And they wanted me to do it all over again. That's when I left the hospital system. I went natural, holistic. I did water fasting, I did keto, I did juicing. Today, I'm cancer free. It took me 2 years, but my kids have a dad, my wife has a husband, and I want people to know the truth. इसने क्या बताया कि मुझे कैंसर हुआ था, मैंने हॉस्पिटल में कीमो कराई, रेडियोथेरेपी कराई, सर्जरी कराई और मुझे छुट्टी मिल गई, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन 2-3 महीने बाद जब दोबारा टेस्ट कराया तो मेरी बॉडी में कैंसर फिर फैल गया था पूरी बॉडी में, और मुझे बोला गया लास्ट स्टेज का है। और मैंने पूछा आप क्या करूं, तो बोलते हैं वही कीमोथेरेपी, वही रेडियोथेरेपी, वही सर्जरी दोबारा करो, और ये लास्ट स्टेज है तो चांस भी कम है। कहता लेकिन मैंने डॉक्टर छोड़ दिया, हॉस्पिटल छोड़ दिया, मैंने खाना, ये हमारा पेशेंट है, ये 3.25 साल पुरानी वीडियो है ये। तो अब ये वहां अमेरिका में अपना डाइट का एक वो चलाता है क्लिनिक। अब ये कैंसर पेशेंट को डाइट देता है और इसको $300 मिलते हैं सिर्फ डाइट बताने के लिए। 25,000 रुपए लेता है एक पेशेंट से। अमेरिका में हॉस्पिटल के बाहर बैनर बांटता है, अपने पॉम्फलेट बांटता है और यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, इंस्टा पे इसकी बहुत सारी वीडियो पड़ी है। ये 3 साल पहले इसने हमें कॉन्टेक्ट किया था, यहां से हमने इसको जड़ी बूटियां कुछ भेज दी थी, दवाई नहीं दी थी इसने, सिर्फ खाने पीने को ठीक किया। इसने व्रत रखे, खाने पीने का ध्यान रखा, इसने बोला ना आई डिड फास्टिंग, आई डिड कीटो, जूसिंग, मतलब पूरा दिन जूस पे रहा, पूरा दिन पानी पे रहा। और आज 2 साल हो गए, उसने बोला कि मेरी बॉडी में कैंसर अब कैसे हरा दिया था डॉक्टर। अच्छा एक इसकी वीडियो और है, वो मैं देखता हूँ शायद पड़ी है, तो उसमें इसने बोला है कि जिस डॉक्टर ने इसको बोला था तो 2-3 महीने का मेहमान है, वो डॉक्टर मर चुका है। एक वीडियो और है इसकी, उसमें इसने बोला है कि जिस डॉक्टर ने मुझे बोला था ना कि अब तेरा टाइम पूरा हो गया तो 2-3 महीने का मेहमान है, वो डॉक्टर नहीं है अब, लेकिन ये जिंदा घूम रहा है। ऐसे बहुत वीडियोस हैं, जैसे जितनी कहो हमारे पास तो ढेर लगा हुआ है, क्योंकि इतने साल से काम कर रहे हैं ना। चला दो लाइट, चला दो। तो कहने का मतलब ये है कि सारा खेल किस चीज का हुआ, माइंड का और इच्छा शक्ति का। और मैंने आपको बता दिया कि आपकी बॉडी में सारी शक्तियां, 2 चीजें सुनी होंगी आपने बचपन से, एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट, एक होता है नोसिबो इफेक्ट। दोबारा बोल रहा हूं, एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट, एक होता है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट क्या होता है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपके कुछ दिन बचे हैं, अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता, और बॉडी उसको मान ले तो सच में आपको कुछ भी, इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। कि आपको बोल दिया गया अब तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, अब तो आपके दिन थोड़े हैं, अब तो आप जिंदगी भर मां नहीं बन पाएंगी, या आपका घुटना खराब हो गया बदलना ही पड़ेगा, या आपके प्रोस्टेट में कैंसर हो गया अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और लास्ट स्टेज है, या अब तो आपकी डायलिसिस ही चलेगी, अब आपको कुछ नहीं हो सकता। तो क्या बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट, यानी कि बॉडी मान लेती है और वैसा ही बॉडी। और अगर आपकी बॉडी ने मान लिया और आपको डर बैठ गया कि मैं तो मरूंगा या मैं तो मरूंगी, तो कोई नहीं बचा सकता। अब इसके उल्टा एक और होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि आपकी कहीं पे श्रद्धा है,
आप पे कोई विश्वास, आप किसी पे विश्वास करते हो, आप किसी पे भयंकर अपना विश्वास जमा लेते हो, वो राख भी देगा ना, वो असर करेगी। आप कहीं किसी नलके का पानी पियाओगे ना, वो असर करेगा। अगर आपको पता हो ये नलके का पानी पी के या सहस्त्र धारा में नहा के यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम ठीक होती है या ये हो जाता है, तो वो बॉडी वैसा ही करती है। तो सारा खेल किस चीज का हुआ? नोसिबो इफेक्ट का एक उदाहरण भी सुना होगा कभी ना कभी आपने। एक कैदी था, उसको फांसी की सजा होने वाली थी। एक कैदी था, ब्रिटिश कंट्री में एक कैदी था, उसको फांसी की सजा होने वाली थी। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि हम तेरे पे एक ट्रायल करेंगे, तेरे को सांप से कटवाएंगे और हम चेक करेंगे कि तू कितनी देर में मरता है। और सांप की पूरी डिस्क्रिप्शन दी उसको। कई दिन तक चलता रहा ऐसा, मतलब 20-22 दिन तक उसके बाद रोज आके बताते रहे काले रंग का सांप होगा, इतना बड़ा होगा, और इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये काट लेता है तो 4-5 सेकंड में बंदे की मौत। अब चलता रहा, फिर वो दिन आ गया जिस दिन उसको सांप से कटवाना था। रिसर्च हुई है बकायदा, ये पेपर गूगल पे पढ़ा, चेक कर लेना। फिर हुआ क्या, जिस दिन उसको सांप से कटवाना था उस दिन उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया और सामने एक बंदा खड़ा कर दिया, हाथ में वही काला सांप जो बताया था उसको, भारी सा। तो उसके मुंह से कपड़ा हटा के दिखा दिया, भाई तेरा सांप आ गया सामने, और वापस कपड़ा डाल दिया। वो सांप वाला बंदा हट गया, उसकी जगह एक बंदा खड़ा हो गया हाथ में पिन लेके। एक 2 पिन वाली पिन थी, उसकी उंगली में उसने 2 पिन चुबा दी। अब उस बंदे को क्या लगा, और कुछ सेकंड के अंदर ही वो बंदा मर गया, जबकि सांप ने उसको, लेकिन वो मर गया कैसे? इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। तो कई दिन सांप तो उसको उसी दिन काट गया था जब उसको पहले दिन बोला था ना, तभी से उसकी बॉडी में सांप 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 चल रहा था। और उसकी जब ऑटोप्सी की गई, एक बॉडी के मरने के बाद जांच होती है कि मरने का कारण, और आप हैरान हो जाओगे, ये मेरी ख्याली नहीं है, ये गूगल पे पढ़िए, चेक कर लो, कहो तो मैं ही निकाल के देता हूं आपको। उसमें क्या पाया गया, उसकी बॉडी में वही जहर पाया गया जो उस सांप के काटने से आता। दोबारा सुन लो, उसकी बॉडी में वो वाला जहर ही पाया गया। अब आप बोलोगे वो जहर उसकी बॉडी में कैसे आ गया? आपने एक श्लोक सुना हुआ है, यत पिंडे तथ ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, की जैसे हम अंदर है वैसी सृष्टि। ये जो हवा है, पानी है, अग्नि है, धरती है, जल है, 5 तत्व है ना, ये हमारे साथ ही है। तो जो इस सृष्टि में बनता है, अगर मैंने मान लिया तो वो मेरी बॉडी में भी अपने आप ही वो तैयार हो जाएगा अपने आप बनना। तो उसकी बॉडी में वही जहर पाया गया जो जहर सांप के काटने से उसकी बॉडी में आता। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सारा खेल किस चीज का है। अच्छा, अगर हमारे डॉक्टर बैठे हैं, ये आपको भरोसा दिलाते हैं आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आपने वहां आ जाएगा, लेकिन आपने फिर बीच में सवाल पूछ लिया, डॉक्टर साहब बात आ रहा नहीं, भगवान ने क्या करना, ऊपर बैठ गया तथास्तु। भगवान ऊपर बैठा है कि काम करता है, तथास्तु। आपने बोला फर्क पड़ रहा है, मजा आ रहा है, उसने क्या कहना है, आप मजा ही नहीं आ रहा है, उसने क्या करना है, यानी कि आपको ठीक करना किसने है, हमने उन्हें नहीं करना, हमें कुछ नहीं आता करना, आपने अपने आप को स्वयं है। अब अगर आपको विश्वास है, अगर आपको भरोसा है, तो मिट्टी भी काम करेगी, और आपको भरोसा नहीं है तो मैं महंगी से महंगी दवाइयां दे दूंगा तो भी कुछ काम। तो सारा खेल किस चीज का है, हम जो मान लेते हैं वही होने। आपको एक बार कोई दिमाग में वहम डाल दे आपके पति का किसी से चक्कर चल रहा है, फिर क्या होता है, आप उसका फोन चेक करते हो। अच्छा, फिर अगले दिन उसे कपड़े में लाल निशान मिल जाए, चाहे वो मंदिर के टिक्के का हो, लेकिन आपको लिपस्टिक नजर आएगी। आती है कि नहीं आती, बताओ बताओ। हाँ जी, हाँ। तो जब शक आ जाएगा, वहम आ जाएगा, हमारी डॉक्टरी सारी फेल है, हम लोग सारे के सारे। तो आपको ठीक किसने करना है, अपने आप ने। अब ठीक होने के कुछ नियम है, आपको कुछ परहेज करने पड़ेंगे, कुछ खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता है, हम लोग जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ आज तक ठीक हुए हैं, जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हुए हैं, हमारे पास लिस्ट है बहुत सारे पेशेंट की। कुछ तो ऐसे हैं जिनको कहा गया था ठीक ही नहीं हो सकते, आपके पास 2 महीने बचे हैं, कई 1 साल बाद। ऐसा नहीं है कि मरेंगे नहीं,
जैसे हमारे को कहा गया कि डॉक्टर ने कहा 2 महीने बाद, तेरे पास 2 महीने बचे हैं। कई लोग ऐसे जो 7 महीने बाद मरे, उसके 5 महीने बढ़ गए उसके, कोई 3 साल बाद मरा उसके, मतलब उनका लाइफ स्पैन, सबसे बड़ी बात है क्वालिटी लाइफ बढ़ जाती है। देखो मरना हम सबने है, लेकिन तिल तिल करके दुखी होके एक बैग, यूरिन का बैग इधर टांग के, एक टॉयलेट का बैग इधर टांग के, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। हॉस्पिटल के बेड पे मर गए तो क्या जिंदगी है, 20 दिन पड़े रहे वहां पे। आपको पता जब डायलिसिस चलता है ना, तो लगभग 100 में से ना, मतलब अगर 300 पेशेंट की बात करूं तो एक मर जाता है उसमें से हर डायलिसिस में। यानी कि आज 300 का हुआ है तो कोई एक अगली बार के लिए डायलिसिस टेबल पे ही, इवन की पर्दे लगे होते हैं, आपको भी नहीं पता चलता आपका साथ वाला जा चुका है, आप डायलिसिस आके घर चले जाते हो। कई बार साथ वाला अगली बार मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि डायलिसिस खुद में एक ऐसा प्रोसेस है। लेकिन क्या बॉडी अपना सेल्फ डायलिसिस कर सकती है? वो तभी संभव है जब अपने खाने पीने सुधारने को तैयार होगा। जब आपकी किडनी रिपेयर कब होगी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे हाथ पे एक कट लग गया, कितने दिन में ठीक हो जाएगा? एक कट लग गया 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन मैं रोज सुबह इसको खुरच देता हूं, फिर सुबह खुरच देता हूं, फिर 3 दिन बाद भी खुरच देता हूं, 10 दिन हो गए रोज खुरच देता हूं इसको, कभी ठीक होएगा ये? तो आपको बकायदा रेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे आपको मेन प्रॉब्लम या ज्यादातर कितने लोग हैं, किडनी वाले ज्यादा है, तो किडनी को रेस्ट मिलेगा कब? जब किडनी को रेस्ट मिलेगा तभी तो रिपेयर करेगी। तो हम लोगों ने आज तक जितने भी पेशेंट ठीक किए हैं, तो हमने कुछ नियम निकाले हैं कि क्या क्या नियम फॉलो करने से सारे ठीक हुए हैं। तो सबसे पहला नियम है कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। जो लोग सूरज डूबने के बाद खाना खाते हैं उनकी रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, कई तो ठीक ही नहीं होते। लेकिन जिसने भी ये नियम बदल दिया अपना कि सूरज डूबने के बाद खाना, वो लोग पेशेंट फटाफट ठीक होते हैं, बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और सबसे पहले आपके सिम्टम ठीक होते हैं, रिपोर्टें बाद में ठीक होती हैं। आप लोग कई बार क्या गलती करते हो, मान लो होता है कई बार पेशेंट आया, पैरों में सूजन है, खारिश की फीलिंग है, उल्टी की फीलिंग है, या चलने में सांस फूल रहा है, उसमें सब में आराम है, रिपोर्ट में मेरा क्रिएटिनिन बढ़ के आ गया 2 पॉइंट। और भाई कई बार होता है ऐसा कि क्रिएटिनिन आपका बढ़ जाएगा, यूरिया आपका बढ़ जाएगा, लेकिन सिम्टम ठीक आ रहे हैं ना, तो आप सही ट्रैक पे हो। आप लोग एक चीज दिमाग में डाल लो, अगर आपके सिम्टम ठीक हो रहे हैं तो मतलब आप ठीक हो रहे हो। अब रिपोर्ट बीच में काम खराब कर देती है कई बार, क्योंकि रिपोर्ट, या अच्छा एक बात बताओ, लेबोरेटरी किसकी है? ये लेबोरेटरी किसकी है? हमारी तो है। अगर हम अपनी रिपोर्टें हमारी, हम लेबोरेटरी वाले को बोल दें कि पुरानी रिपोर्ट से मैच करके बनाया कर, सारी सबकी ठीक ही लिखा कर, तू 2 पॉइंट घटा दिया कर, बस। कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा ऐसे कर रहे हो? इन्होंने बोल दिया ऐसा आप कर रहे हो, मैं सिलेक्शन हो गई। नहीं, मैं अगर हमारी लेबोरेटरी की बात कर रहा हूँ, कुछ किया आप में से कितना बढ़ के आ जाता है। अगर हमें पता है कि आपने बढ़ के फिर 10 सवाल करने वाले डॉक्टर की जान लेनी है सवेरे शाम, दिन में जदों मिलेगा खाना फिर अच्छा एक डॉक्टर से बात हो गया, दूसरा डॉक्टर साहब रिपोर्ट ठीक नहीं आई, और जो तेरे सारे सिम्टम ठीक हो रहे हैं एक बार उस पर ध्यान दे भाई। मैंने अभी तो समझाया, नोसिबो और प्लेसिबो दोनों समझाए ना मैंने आपको। अच्छा कोई समझाता है इस तरह से? और आपको बोल रहा हूं कि अपनी भगवान है भाई, हमारी बॉडी में शक्तियां। और कभी भी YouTube देख के, Facebook देख के दिमाग मत चलाओ कि दिन में 8 लीटर पानी पीना चाहिए, दिन में 6 लीटर पानी पीना चाहिए, सुबह 4 लोटे पानी पीना चाहिए, कभी मत करो। बॉडी को जरूरत है, बॉडी मांग लेगी। प्यास लगे तभी पानी पियो, भूख लगे तभी खाना खाओ, अगर भूख नहीं है तो नहीं खाना। ऐना दिन भूख मर गई तो थैंक यू बोलो भगवान को, जनरेटर चल रहा है बिना तेल के। कई लोगों की भूख मर जाती है तो अच्छी बात है, गाड़ी चल रही है ना, बिना भूख के खाओ ना, क्या चलाओ ना फिर। मतलब खाना खाना जरूरी नहीं है। अगर आपकी भूख कम हो गई है तो जबरदस्ती खाना मत खिलाओ, क्योंकि अगर आपने खाना खिलाया तो बॉडी उसको हजम करने में लग जाएगी, आपकी रिपेयरिंग छोड़ देगी। बॉडी एक टाइम पे एक ही काम करेगी, या तो आपके अंग को रिपेयर करेगी या खाना हजम करेगी। इसीलिए हम बोलते हैं बुखार, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, शुगर बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, सबसे पहले 3 दिन के लिए खाना छोड़ दो। नाम ही है उसका खाना,
नाम क्या है उसका? खा ना। तो फिर खाते क्यों हो? जब नाम है उसका खा ना, तो उसको नहीं खाना। उस टाइम पे भोजन कर लो अगर झूठ लगती है तो। भोजन क्या होता है? भोजन क्या होता है? भोजन मतलब जो भगवान बनाता है वो भोजन है, जो आप बनाते हो वो खाना है। तो भोजन कर लो उस टाइम पे, फ्रूट खा लो, सैलड खा लो, नारियल पानी पी लो, जूस पी लो, दालों को अंकुरित करके खा लो, कोई पत्तों का जूस बना के पी लो। ये सब मतलब ये वाला आहार जो आयुर्वेद में लिखा है ना, लघु आहार, वो लघु आहार ये आहार है। हल्का फुल्का देते थे ना, तो हल्की फुल्की खिचड़ी देते थे आयुर्वेद में, दलिया देते थे हल्का फुल्का सा। तुम तो उसको भी डोंगा भर के खाते हो, फिर पेट नहीं भरेगा। कई लोग खिचड़ी का भी इतना बड़ा डोंगा ले लेते हैं, फायदा क्या हुआ फिर? और आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? जो आप लोग खाना खाते हो उसकी बाइट का भी बहुत बड़ा लफड़ा है आप लोगों का। मान लेते हैं ये रोटी है, आपके टुकड़े ऐसे है, किसी का इतना बड़ा टुकड़ा है, किसी का इतना बड़ा टुकड़ा है, पता क्या करेगा कैसे? अब इसमें ग्रही बना लेंगे इसकी। अब ये सब्जी भरने के लिए थोड़ी था, चम्मच है ना। अब एक्चुअल में बाइट कितनी होनी चाहिए खाने की? असूल से खाने की बाइट का साइज क्या होना चाहिए? इसको 32 बार चबाना है अगर आपको जिंदगी भर स्वस्थ रहना। तो इसको आप तो इतनी बड़ी खा रहे हो, और कई लोग क्या करते हैं, फोल्ड नहीं करेंगे, इसको तोड़ के बीच में लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे, फिर ऐसे करके, फिर इसको ऐसे कर करके लपेट के। तो ऐसे कर करके ही तो यहां तक पहुंच गए। तो अभी सुधर जाओ। आज के बाद बाइट का टुकड़ा क्या रहेगा? इसको 32 बार चबाना है। पता देश का कितना अन्न बचेगा? आप लोग 8-8 रोटियां खा के सिर्फ टॉयलेट टैंक कर रहे हो। आपको पता है हमें हर 2-3 दिन बाद एक सेफ्टी टैंक की गाड़ी खाली करने के लिए मंगानी पड़ती है। आपको ऐसा लग रहा है, जब आप इतना खाओगे ना, आधी रोटी खाने पे ही आपका पेट भर जाएगा। जो बॉडी की भूख है ना, ये 15 से 22-23 मिनट की होती है सिर्फ। आप याद करो, जब हम किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम खाना मंगवाते हैं। कई बार क्या होता है, रोटी खत्म हो जाती है, सब्जी पड़ी रहती है, हम बोलते हैं वेटर को रोटी लेके आना, और वो रोटी लाने में 5-10 मिनट लगा देता है। तो आप बोलते हैं रहने होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी को भूख का एहसास खत्म हो गया। हमारी जो भूख है ना, ये 15 से 22 मिनट है मुख्यतः। कई लोगों की 30 मिनट तक चलती है, क्योंकि अब सिस्टम बिगड़ गया। तो आप अगर चबा चबा के खाओगे तो आधी रोटी में ही, एक रोटी में ही आपका पेट भर जाएगा। तो 8 नहीं खाओगे, 6 नहीं खाओगे, तो देश का पता कितना अन्न बचेगा? भारत का अन्न बर्बाद ही कर रहे हो आप टैंक भर भर के। अच्छा एक काम करो, आप कभी भी ना चावल खाओ, एक दिन आराम से तसल्ली से चावल खाओ, और खाने के ना 1 घंटे बाद उंगली मार के उल्टी करो। देखना कितने चावल के साबुदाने निकलेंगे। चबाते ही नहीं हो आप लोग। अच्छा कितनी बार आपकी पोटी में मटर निकल रहे हैं, कभी टमाटर आ रहे हैं, चबाई नहीं, बेकार जाए। आप कभी पोटी में फोटो खींचो उसकी, टॉयलेट टैंक की, पता लग जाएगा आपको सेफ्टी जो पॉट की। तो आप धक्के से खाना बर्बाद कर रहे हो, अपनी बॉडी पे लोड डाल रहे हो, क्योंकि आपने खा तो लिया, बॉडी लगी हुई है बेचारी हजम करने में। एक चीज ध्यान से सुन लो, जो भी खाने का टुकड़ा या खाने की कोई भी आइटम आपके मुंह में उसकी लार मिक्स नहीं हुई मुंह की, वो अपनी बॉडी के अंदर के लिए बेकार है। वो अपने अंदर के लिए बेकार है। तो जब भी कुछ खाना है, चबा चबा के खुश मन से। और एक और बात, मिक्सी है सबके घर में, जब सामान पीसते हो गर्म हो जाती है तो क्या करते हो? हाँ जी, जब मिक्सी गर्म हो जाती है, सामान पीसते हो तो क्या करते हो? बंद कर देते हो। क्यों? खराब ना हो जाए। आज के बाद जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, अपनी मिक्सी बंद रखनी है। उस दिन खाना खा ना, उस दिन खाना नहीं खाना। उस दिन क्या करना है? उस दिन गाना गाना है, बस खाना नहीं खाना। लेकिन आप घरों में क्या करते हो? जरा सा खा ले, मेरी कसम लगे खा ले। खाने से क्या नाराजगी है? मेरा बाबू, मेरा सोना, वो बाबू सोना को मार दो आप, क्योंकि खाना हजम नहीं होगा, बीमारी बनेगा, जहर बनेगा खाना। क्योंकि वो आपका मन स्थिति ठीक नहीं है, तो तन स्थिति भी ठीक नहीं है। जैसी मन स्थिति वैसी तन की स्थिति। तो मन के ऊपर
सारा कंट्रोल जो है बॉडी और दोनों का आपस में बैलेंस होना चाहिए। तो जिस दिन मूड खराब है उस दिन खाना खाना, ठीक है। उस दिन क्या करना है, फ्रूट खा लो, सैलड खा लो, नारियल पानी पी लो, जूस पी लो, बस हल्का ले लो, अदरवाइज बिल्कुल भी हो सके मत खाओ। एक रिसर्च पढ़ी थी मैंने कई साल पहले कि अगर 5 मिनट के लिए, मतलब 5 सेकंड के लिए आप चीखो और चिल्लाओ, कितनी देर के लिए, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी शायद 10-12 साल पहले, मैं चेक करूंगा, पढ़ी होगी मेरे पास। 5 सेकंड के लिए आप गुस्सा कर लो, टेंशन ले लो, मूड खराब कर लो, 5 मिनट खाना लेट हजम होता है 5 सेकंड से। और अगर आपने 5 मिनट ऐसा कर लिया तो पूरा दिन आपका खाना आज हजम। एक रिसर्च की गई थी, वो अभी 3 साल पहले पढ़ी थी मैंने, एक बिल्ली और कुत्ते पर रिसर्च की गई। कुत्ता और बिल्ली दुश्मन है, मालूम है आपको बचपन से। एक बिल्ली की रिसर्च की गई कि बिल्ली को खाना खिलाया, बिल्ली ने कितनी देर में खाना हजम किया, ठीक है। 3.25 घंटे में बिल्ली का पेट खाली हो गया। उन्होंने रिसर्च करके पहले अपनी डाटा बना लिया। अगले दिन क्या करा, बिल्ली ने खाना खाया और वहां कुत्ता छोड़ दिया और कुत्ते को पकड़ लिया। फिर मतलब बिल्ली ने कुत्ता देखा, यानी कि टेंशन होगी उसको। अब उसके बाद उसकी चेकिंग की गई, 12.5 घंटे तक भी उसके पेट में खाना ऐसे का ऐसा ही पड़ा सड़ रहा था। क्योंकि उसने क्या करा, कुत्ते को देखा, उसको लगा मैं तो गई, मैं तो मरी, आज मेरा टाइम पूरा हो गया। तो मन में क्या है, विचार। तो जो खाना 3.5 घंटे में बिल्ली हजम कर रही थी, वो 12.5 घंटे बाद भी उसके बॉडी में वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ सड़ रहा था। ये मेरी बातें मत मानो आप, ये सब गूगल पे पढ़ा है। ये जो मैं बोलता हूं ना, ये चेक करो, सब रिसर्चेस, दुनिया जहान के पेपर सब पढ़े हैं। मैंने भी एक किताब बनाई है, अगले 15 दिन में लॉन्च कर दूंगा। जितनी भी तरह की दवाइयां खाते हो आप लोग, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, पेशाब बढ़ाने की गोली, कैंसर के लिए गोली, लीवर की गोली, जो भी एलोपैथी गोलियां खाते हो, मैंने सारी गोलियों के नाम इकट्ठे करके ना एक फाइल बनाई है। उनके सारे रिसर्च पेपर डाल दिए बढ़िया बढ़िया से ढूंढ ढूंढ के। जैसे शुगर की गोली है, मेटफॉर्मिन है, ग्लाइसिफेज है, या जो भी आप गोली खाते हो, तो सारी गोलियों के नाम लिखिए और जितने उनके ऊपर रिसर्च पेपर हुए हैं कि इससे क्या क्या नुकसान होता है, वो सब इकट्ठे कर दिए। तो एक ही फाइल में आपको एक ही क्लिक पे सारे दिख जाएंगे। ऐसे बीपी की गोली आप एम्लोडिपिन खाते हो या हिप्रिस खाते हो, टिनोलोल खाते हो, टेनोरी खाते हो, जो भी गोली का नाम है सब लिख दिए और उसके सारे रिसर्च पेपर इकट्ठे कर दिए, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। क्योंकि अभी तो आप गोलियां खा रहे हो डॉक्टर के कहने पे, ये पेशाब बढ़ाने की गोली, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए, ये फीवर की। दुनिया की सबसे खराब गोली कौन सी है मालूम है आपको? दुनिया की सबसे खराब गोली डोलो या पैरासीटामोल या कालपोल, एक ही बात है, वो एक ही नाम है, पैरासीटामोल है। हाँ, दुनिया की सबसे खराब है। जैसे एक धोखा है, आपके पति, मेरी बीवी बहुत बढ़िया है, बस ऐसा ही धोखा है। बस वो झूठ पे चल रहा है। सब अपनी बीवी की तारीफ नहीं करते सबके आगे, जैसे बस वैसे ही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, खाना अच्छा, कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद। अगर पानी पीना पड़े तो 1 या 2 घूंट ही पीना है, आराम आराम से। अगर फिर भी पीना पड़े तो गर्म पानी पीना है, गर्म उबलता हुआ, कोसा नहीं, ज्यादा गर्म। क्योंकि पेट में जो अग्नि है, जो जठराग्नि बोलते हैं जिसको, खाना हजम करते टाइम अगर आप उसमें पानी डाल दोगे तो अग्नि वीक हो जाती है, खाना हजम नहीं होता। डाइजेस्टिव फायर जो है हमारी, वो वीक हो जाती है, तो खाना हजम, और खाने की बन जाती है गांठें फिर, और वो हमारे खून में अम्लता बढ़ाती है, एसिडिटी बढ़ाती है। आयुर्वेद कहता है जो भी हम खाते हैं उससे बनता है रस। क्या बनता है? फिर बनता है रक्त, ब्लड, फिर बनता है मांस, रस रक्त मांस, फिर बनता है मेद, फिर अस्थि हड्डियां, फिर मज्जा, फिर बनता है शुक्र यानी कि ओज। शुक्र मतलब जो अंडाणु शुक्राणु वगैरह। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, और इसके बाद बनता है ओज यानी कि इम्यूनिटी। अगर आपका खाना चबाया नहीं, अच्छे से हजम नहीं हुआ, आग सही नहीं थी, तो रस ना कच्चा बन जाता है, उसको अपक्व रस बोलते हैं, आम बोलते हैं उसको।
ये जो आपने गठिया बोला, मैडम बैठी थी यहाँ पे, जोड़ों का दर्द, गैस, तेजाब, ये सब किससे होते हैं? आम से। आम मतलब कच्चा रस, अपक्व रस, जो ढंग से आपका खाना हजम, तो यही है सारी बीमारी की जड़। तो शुरुआत कैसे करोगे आप? सबसे पहले अपना खाना हजम करना शुरू करो। अगर भूख नहीं लगी तो खाना, ये नहीं कि 9 बजे खाया था, 1 बज गया खाना, 1 बज गया, खाना खा लिया, कड़मिया कर दे ना पंजाबी में, ओ कड़मिया खाना खा लिया, 1 बज गया, वो कड़मा कड़मा ही रह जाएगा, फिर बीमार होएगा वो, कभी उसको शुगर होएगी, कभी बीपी होएगा, कभी कुछ होएगा। तो ऐसे कभी नहीं खाना खिलाना। भूख लगेगी तो, वैसे असूल से, अगर आप असूल की बात करो तो हम सब लोग 2 वक्त के भोजन के लिए बने हैं। आपके दादा परदादा सब 2 वक्त का भोजन करते थे, सुबह खाते थे सीधा, फिर शाम को खाते थे। ये जो लंच का रिवाज आया ना, ये बेड़ा गर्क हो गया। ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर जब अंग्रेज गए थे ना, तो इसको बोरी में लपेट के उनके साथ ही भेज देना चाहिए था। असूल से कितने टाइम खाना चाहिए? सीधा खाओ सुबह और फिर सीधा खाओ। अगर बीच में भूख लग रही है तो फ्रूट जूस पी लो, फ्रूट खा लो। वैसे जूस पीने से अच्छा फ्रूट खाया करो। जूस अगर पीना हो ना, तो जूस पीने में उतना ही टाइम लगाओ जितना कि फ्रूट को खाने में लगता। अगर जूस पीना है ना, और डब्बे वाला कभी जूस नहीं पीना। डब्बे के जूस में जूस नहीं होता, वो केमिकल होता है, एसेंस होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो नहीं पीना। आप खुद सोचो, 100 रुपए में लीची के जूस का डब्बा मिलता है, कितने में? उसमें 1 लीटर लीची का जूस होता है। जबकि लीची 1 किलो लाओ तो कम से कम 100 रुपए की मिलती है बाजार में। इतनी मोटी गिट्टक होती है, इतना बड़ा छिलक होता है, तो 1 किलो लीची का 100 ग्राम जूस निकलता है। तो 1 लीटर जूस के लिए आपको 10 किलो लीची चाहिए पहले। तो 7,000 रुपए की तो लीची हो गई। 10 रुपए का डब्बा भी है, 20 रुपए जिसने बेचा उसको भी चाहिए, जिसने बनाया होगा 10 रुपए उसको भी चाहिए। फिर बिपाशा बसु ने डब्बा पकड़ा, कोई 10-20 रुपए उसने भी लिए होंगे। तो 1050 का डब्बा आपको 100 रुपए का कैसे मिल रहा है? वो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा खतरनाक है, उसको नहीं पीना। कोल्ड ड्रिंक तो पता है ना आपको खतरनाक है, तो ऐसे जूस उससे भी ज्यादा खतरनाक है, नहीं पीना। किसी की बातों में बताओ ये फलाने का है, ढिमकाने का, सब डब्बे वाला जूस गड़बड़ी है। एक बात है, ओरिजिनल पीना है आपको, घर पे निकाल लो ना, एक मशीन ले आओ, मौसमी का पियो, संतरे का पियो, किन्नू का पियो। और एक जो आप सोचते हो हल्का खाना, बीमारी में हल्का खाना खाओ, और आप लोग ब्रेड खाते हो जो, वो भी बड़ी खतरनाक है। तो ब्रेड नहीं खानी। कभी ब्रेड बनते देख लो और उसका प्रोसेस समझ लोगे तो कभी भी नहीं खाओगे, ठीक है? तो ब्रेड नहीं खानी। और खाना खाने के बाद इतना सा टुकड़ा गुड़ का और थोड़ी सी सौंफ जरूर खाया करो, खाना हजम अच्छा होता है। लेकिन गुड़ कौन सा खाना है? जो पीले रंग का गुड़ है वो नहीं खाना, जो गहरे रंग का, भूरे रंग का, काले रंग का गुड़ है वो खाना है। अभी थोड़े दिन पहले लखनऊ के पास, अलीगढ़ और लखनऊ के बीच में एक जिला है, वहां पे थोड़े दिन पहले नकली दूध और नकली वो पकड़ा गया। तो जब नकली दूध पकड़ा गया, अखबार की हेडलाइन क्या थी? निरमा वाली लड़की नहीं थी जो घूम घूम के घूमती थी ऐसे, दूध सी सफेदी निरमा से आई, उसकी फोटो लगा रखी थी और उसमें लिखा हुआ था दूध सी सफेदी निरमा से आई। मैं तो कई साल से बोल रही थी, क्योंकि वो निरमा के कट्टे पकड़े गए वहां पे, उस फैक्ट्री में क्विंटलों के हिसाब से निरमा के कट्टे पकड़े गए। क्यों? क्योंकि निरमा से सरफ से दूध बनाते थे वो, और इतना क्विंटलों के हिसाब से पनीर पकड़ा गया। तो आपको तो वो लड़की घूम घूम के कई साल से कह ही रही थी कि निरमा की सफेदी दूध से आई, दूध सी सफेदी निरमा से आई, लेकिन हमें समझ ना आई। अखबार वाले ऐसे ही लिखा था हेडिंग। तो इसलिए मार्केट में दूध अगर पीना है तो कौन सा पीना है? अगर पीना है तो बादाम का दूध, मूंगफली का दूध या नारियल का दूध पियो। देसी गाय का भी कोशिश करो मत पियो, क्योंकि देसी गाय में भी गड़बड़ मामला हो गया। क्योंकि वो एक बच्चा पहले दूध बंद करता है, इमीडिएट दोबारा प्रेग्नेंट कर देते हैं उसको, गैप नहीं देते उसको। और जो प्रेगनेंसी भी होती है उसकी वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, नेचुरल नहीं है। प्लस उसको हार्मोन्स के टीके लगाते हो, 4-5 साल में वो गाय कंडम हो जाती है, तो वो दूध नहीं रहा, वो जहर हो गया आपके लिए। वैसे भी अगर पीना पड़े, प्योर देसी गाय जंगलों में घूमती घामती हो तो पी सकते हो, लेकिन वो भी दूध मत पीना, कोशिश करना लस्सी पीना या दही खाना, लेकिन देसी गाय। वैसे भी कहावत भी थी ना, गाय हमारी और भैंस पे क्या अकल बड़ी के? गई भैंस काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस क्या के?
सारी कामतें भैंस में क्यों है, कभी दिमाग नहीं लगाया? अच्छा एक बात तो, अगर भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है तो अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरे वर्ल्ड में 235 देशों में 3 देश पीते हैं, बाकी 232 क्यों नहीं पीते? अगर इतनी बढ़िया है, गाढ़ा है, सफेद है, ज्यादा देती है, दिमाग तेज करती है, तो वो क्यों नहीं पीते? क्योंकि उनको तुम्हारा दिमाग ठुस करना है, इसलिए वो कहते हैं पियो तुम पियो। तो अगर भैंस का दूध पीना है तो सिर्फ वो पिए जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता हो, खेतों में काम करता हो, साइकिल चलाता हो, कुश्ती लड़ता हो, तो पिए, वो भैंस का दूध पी सकता है। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए तो किसी के लिए भी नहीं है ना, क्योंकि आप हिलते तो हो नहीं, पानी भी बीवी लेके आए, तो जब हिलना नहीं डुलना नहीं तो दूध हजम नहीं होगा, तो नहीं पीना अपने को। ठीक है, छोटी छोटी बातें समझाई है मैंने, अब आपकी मर्जी है। तो आप लोगों का थेरेपी का टाइम हो गया, तो थैंक यू वेरी मच। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258